हेलो मेरी वर्ल्ड फैमिली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, बेसिकली वीडियोस बनाने का तो है, चल रहा है, बट कुछ ज़्यादा ही नहीं। हाँ, मैं पीछे टेल लाइट्स का बनाया, लाइक नए टेल लाइट्स डाले, पर वही है कि कुछ उतना स्पेशल तो था नहीं, सोचा चलो लेट्स सी, मतलब देखा, मतलब एकदम इजी है, वैसे कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। तो उस पर वीडियो बनाने में मुझे ऐसे ज़्यादा ये तो लगा नहीं, पर फिर भी चलो, कुछ लोगों ने बना दो, ठीक है, बना दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कमेंट्स बहुत बढ़ गए थे, सोचा चलो वक्त आ गया है सबके सवाल का जवाब देने का। तो शुरुआत करते हैं। सोनू चोपड़ा, मेरा यह इश्यू बहुत टाइम से हो रहा है। ओके, लूज कॉन्टेक्ट का आई गेस। अगर आपका प्लग लूज हो रहा है तो देखिए, वो प्लग के ऊपर कुछ रख दीजिए वज़न, और फिर प्लग लगा दीजिए, और पॉसिबल हो तो बैटरी स्वैप करा लीजिए, क्योंकि आपका लूज कॉन्टेक्ट का इशू अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक मेरे फ्रेंड को भी इशू आ रहा था, तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो मेरी रिवॉल्ट जो पुरानी मॉडल, फर्स्ट मॉडल है मेरी रिवॉल्ट की, तो उस वजह से मेरे जो क्या कहते हैं, जो पैनल जो है, जो क्या फ्यूल टैंक के यहाँ पे जो पैनल है, वो पैनल के नीचे रबर लगा हुआ है, तो उस वजह से प्लग जो है वो दबा हुआ रहता है। तो मैंने देखा लेटेस्ट मॉडल में वो सब दिया हुआ नहीं है। तो मैंने उसे, जब से मेरा पैनल दिया, वो बंदे ने लेके गया, बोला था 2-3 दिन तक ट्राई करता हूँ और देखते हैं मैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। बच्चा हो जाएगा सॉल्व। वो चला गया और अब तक आया नहीं। तब मैं समझ गया कि भाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर यार सॉल्व हो गया, पर मेरा पैनल तो देख के जाओ। सो छोड़ो, कोई बात नहीं, बट वो इशू है। ठीक है, तो हो गया वो बात। अब राहुल देवकट्टी जी ने लिखा हुआ है, भाई हाउ टू रिमूव द साइड स्टैंड सेंसर। एक्चुअली साइड स्टैंड सेंसर जो है, ये रिमूव करने का जुगाड़ मैं ढूंढ रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया कि बाकी गाड़ियों में दो कनेक्शन वाला साइड स्टैंड सेंसर है, तो वो जैसे आप निकालोगे तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। तो मुझे अभी साइड स्टैंड सेंसर किसी बाइक का अगर एक्स्ट्रा मिलेगा रिवॉल्ट का, तो उसमें तोड़ के जब मैं देखूंगा कि उसके फंक्शन कैसे कर रहा है, तब फिर मैं कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ, पर तब तक तो मुझे नहीं लग रहा फ़िलहाल उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है। सो आई डोंट नो, पर आई एम सॉरी। कोशिश करते हैं, लेट्स क्या होता है। ऐसा है। वैसे ख़राब नहीं होना चाहिए साइड स्टैंड सेंसर, बट कुछ कुछ को बहुत तकलीफ़ आ रही है, सो देखते हैं। मुझे अभी तक आई नहीं है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर अगर आ गई तो ऑब्वियसली मैं मेरा साइड स्टैंड सेंसर तोड़ दूंगा और फिर चेक करूंगा, और तब शायद कोई सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक गाड़ी मिलेगी अगर, तब मैं कर सकता हूँ, पर जब तक अगर प्रॉब्लमेटिक गाड़ी नहीं मिलती या फिर मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आता, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकूँ। ऐसी बात है। तो इसलिए ये मत विश करना कि यार मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आते रहे। यार मेरी गाड़ी अच्छी चल रही, चलने दीजिए बस। ठीक है, सॉरी, जस्ट जोकिंग। ओके। अर्थव कलभोर जी ने पूछा है, सर माझा सेम इश्यू होता है, पण न्यू मॉडेल आहे, फ्यूज सेम नाही आहे, MCB ऑन केला तर स्टार्ट बटनवर लाईट नाही येत, खूप लो राहते आणि गाडी स्टार्ट नहीं होत आहे, एनी सॉल्यूशन। ओके, अर्थव जी से मैं बात ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने पहले ये बात तो पूछा हुआ है कि इनकी गाड़ी जो है उसमें पावर नहीं आ रहा है, ऐसा है। प्रॉब्लम न्यू मॉडल है फिर। हाँ, तो इनके पहले तो न्यू मॉडल है जिसमें फ्यूज़ नहीं आता, जो DC टू DC कन्वर्टर जो है, 72 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर, वहाँ पे फ्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने जब MCB ऑन कर रहे तो बटन में लाइट नहीं आ रही है, पावर बटन में, तो क्या रीज़न हो सकता है वगैरह वगैरह। ओके, तो ठीक है, तो इनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अर्थव जी के लिए यही सजेशन है कि आपका या तो DC टू DC कन्वर्टर जो है, ये आप एक बार चेक करा लीजिए।
अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर अगर आपका ओके है, फिर भी अगर आपको पावर नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको, आई थिंक मैंने अभी मेरे एक दोस्त ने बताया था कि लेटेस्ट मॉडल में एक फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ है जो कि गाड़ी के अंदर है। अभी वो कहाँ पे है, क्या है, मैं चाहिए तो वो इंक्वायरी करके रख देता हूँ कहाँ पे है उसका लोकेशन, और उसमें फ्यूज़ चेक कर लीजिए। ऐसा है, तो शायद आपका वो फ्यूज़ का प्रॉब्लम होगा। पर पहले आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले तो नॉर्मली आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है वो चेक कर लीजिए। डीसी टू डीसी कन्वर्टर चेक कर लीजिए, और उसके अलावा भी आपको जो मैं एक सजेशन बताता हूँ, क्या कीजिए आप एमसीबी जो है, एमसीबी ऑफ कर लीजिए। डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है उसे निकाल दीजिए, एमसीबी ऑन कर लीजिए और चाबी से गाड़ी ऑन कीजिए। चाबी से गाड़ी ऑन कीजिए और उसके बाद गाड़ी चाबी से ऑन होने के बाद में आप चलाने की कोशिश कीजिए गाड़ी को, डायरेक्टली चलाने की कोशिश कीजिए। लाइट भी कुछ नहीं आएगा, पर गाड़ी अगर आपकी चल रही है तो समझिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर ही आपका ख़राब है और कुछ भी नहीं उसके अलावा। ऐसी बात है, ठीक है। सो उस तरह से आप जो है अपना डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है उसका चेक कर सकते हैं। सिंपल वही जैसे मैं बताया अभी कि निकाल दीजिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर और चालू करने की कोशिश कीजिए गाड़ी को, कि इसे रिमोट से ऑन कर लीजिए, रिमोट से ऑन कर लीजिए, या फिर मैन्युअली जैसे मैं कहा था कि वो जो प्लग जो है वहाँ पे 3 वायर जो है उनको आप शॉर्ट कर लीजिए और आपकी गाड़ी डायरेक्ट बाईपास करके चालू कर लीजिए, इमोबिलाइज़र का बाईपास करके। तो अगर आपकी गाड़ी चलती है तो समझ लीजिए सिर्फ डीसी टू डीसी कन्वर्टर का फॉल्ट है। पर अगर बाई चांस आपने अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर को निकाल दिया और फिर भी अगर आप और शॉर्ट भी कर लिया या रिमोट से ऑन करने की कोशिश की, फिर भी अगर आपकी गाड़ी चालू नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब लाइट नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी गाड़ी चालू हो चुकी है, आप डायरेक्ट एक्सीलेटर दोगे, आपकी गाड़ी आगे बढ़ना चालू होगी बेसिकली। तो अगर वैसा अगर हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी ओके है, उसमें फ्यूज़ भी कुछ उड़ा नहीं है, सिर्फ डीसी टू डीसी कन्वर्टर का फॉल्ट है। पर अगर बाई चांस आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर निकाल रहे हैं और उसके बाद भी अगर रिमोट सब चालू करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो रही है अगर, तो समझ लीजिए कि फिर आपकी गाड़ी में जो मेन स्विच जो है, या तो फ्यूज़ या तो एमसीबी, कहीं पर तो प्रॉब्लम है, फिर वो आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए और फिर बाकी मुझे आप चाहिए तो फिर से एक बार कमेंट कर लीजिए, तो मैं तब तक आपके लिए कोई दूसरी वीडियो का इंतज़ाम कर देता हूँ, ठीक है। महेश रेड्डी जी ने लिखा हुआ है, इन बैटरी वन पोर्ट टर्निंग टू ब्लैक एवरी टाइम प्लग पिन इज as well. Due to this, the power is not coming. I have to clean it once in a day. Is there any permanent fix for that? Okay, yeah, this is the major issue, and I would like to tell you why. First of all, I would like to tell you why is it happening. Why the one of the battery plug is getting turned into black. The reason behind is that like sometimes there might be a loose contact. Okay, there might be a loose contact, or else there's also a possibility that your brake cutoff switch aren't working properly. In that case, when like many of the riders who were riding the bike previously, a normal bike, okay, combustion engine type bikes, they have a habit of holding the right lever, assuming that it's a clutch, and giving the throttle, and still giving the throttle and applying the brake without releasing the throttle. So in this scenario, like if your brake cutoff switch isn't working, so as you might have seen my previous videos, then you might have understand that the motor and the controller will try to draw more ampere from the battery, but has there's a loose connection issue between the terminals and the battery port, so it will create a fusion over there, and it might even create some sparks in that. Many times that port gets heated up, and as the metals get heated up, they expand, and so it increases the loose connection. It creates a connectivity issue between the terminal and the battery, and so that is the problem. So if you're having this kind of issue,
then I assume that the brake cutoff switch might not be working properly. And if they are working properly and still you are facing this issue, then I would suggest you to first of all swap your battery if it's possible. If it's not, then do one thing, like put some weight or anything above the battery port when you put on the battery, like install the battery in your bike. After that, put some kind of a cloth, or maybe create something like any rubber gasket or anything like that, which will push that port tightly on the battery. So do something like that, which will help in doing that. That much resolve your issue. But still, I suggest you to get your battery swapped as soon as possible, so that you won't have any problem. Because one of my friend had this kind of problem, and he took my bike on a ride, and he was climbing a ghat. Okay, so over there, obviously the battery was loose. The connection was loose. I mean to say, the connection was loose, and he didn't bother that much, and he just went over there. Cause I think so. He drove the bike for around 50 to 70 kilometers without any problem. But later on, when the incline started, at that time the battery started heating up, and obviously the bike required more power, and the terminal started getting heating up, and his port was totally melted down. It got melted so badly that it got stuck with each other. So that was the scenario, and he called me up and he was like, अरे भाई ये ऐसा कैसा हो गया, मेरे बैटरी चिपक गई है, मैं बैटरी और पोर्ट जो है वो पूरा मेल्ट होके चिपक गया है. तो मैं बोला ऑब्वियसली वहाँ पे चढ़ाई पे प्रॉब्लम हुआ होगा, ऐसा है. सो दैट इज़ द रीज़न. सो these are the things which I would suggest you to do, or else you can do actually I would suggest you to just swap the battery. But still, if you put some kind of use your own ideas, so that you will be able to create some kind of pressure on the battery port, and lock the dicky tightly, so that the pressure will be maintained on the battery port, so it won't create that much loose contact, and it might resolve your issue. Okay, and if you are still having this problem, then check your cutoff switch. So that is also a problem. It could be a problem. So hope so your problem will be resolved, or else I'll make a video on that. That's all. Okay. सागर पिंगाले ने विचारलं आहे, सर माझ्या बाईकला पण आज प्रॉब्लेम येतो. चालूमध्ये बॅटरी झिरो होते. मी बॅटरी कनेक्टर चेक केल्यावर कनेक्टरमधून जळल्याचा वास येत आहे, आणि कनेक्टर जवळ कार्बन आलेला आहे, आणि माझ्या बाईकचा ब्रेक कट ऑफ स्विच सेन्सर बंद पडला आहे. ओके, त्यामुळे असं असेल का? प्लीज रिप्लाय का, तुमच्या उत्तराची वाट पाहत आहे. ओके, सागर पिंगाले जो आहे, आता मी जस्ट जी गोष्ट आता थोड्या वेळा अगोदर बोललो इंग्लिशमध्ये, तीच मी मराठीमध्ये बोलतो आहे. हो, बरोबर आहे. ब्रेक कट ऑफ स्विच जर खराब झाला असेल तर हे होणं कॉमन गोष्ट आहे. कारण की आपल्याला सवय जी लागलेली असते ती आहे क्लचवाली बाईक यूज करायचं. त्यामुळे आपण काय करतो, कितीक वेळा ब्रेक जो आहे तो दाबून ठेवतो आणि एक्सलेटर पण देतो. त्यामुळे बॅटरीवर लोड येतो. कंट्रोलर जास्त पॉवर खेचायचा प्रयत्न करतो, आणि त्यात काय होतं, कनेक्शन जे आहेत बॅटरी पोर्टच्या मध्ये, आणि जे बॅटरीमध्ये आणि बॅटरीचा जो टर्मिनल त्यामध्ये हीट जनरेट होते, गरम होतात. त्या गरम झाल्यानंतर लोखंड किंवा कुठलाही पदार्थ तो एक्सपॅन्ड होतो, मोठा होतो तो. तर त्यामुळे हे सर्व होणं स्वाभाविक आहे, आणि अजून मग लूज कनेक्शन निर्माण होतो, आणि लूज कनेक्शन झाल्यामुळे अजून ते प्रॉब्लेम वाढतात. तर म्हणून मी बोलेन की असं नका करू. तुम्ही काय करा माहिती आहे का, ब्रेक कट ऑफची सर्वात पहिले तुम्ही चेंज करून घ्या. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट तुम्ही काय करा, बॅटरी जेव्हा तुम्ही लावता, त्याच्यानंतर पोर्ट जेव्हा लावता, ते बॅटरीची प्लग जेव्हा लावता, तुम्ही प्लग लावल्यानंतर बॅटरी प्लगच्या वरती काय ते वजन ठेवा. वजन म्हणजे कापड आहे ना तुमचा, डस्टर बिस्टर, तो ठेवा. आणि बॅटरीचा जो कवर आहे ना, बॅटरीचं कवर नाही, डिक्की जी आहे ती टाईटली बंद करून ठेवा. त्याच्याने काय होईल, ते हल्लं नाही पाहिजे असं काय ते प्रयत्न करा. ठीक आहे, तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल. हे एवढंच करा. WD-40 मारा, पण थोडंसं एकदम मारा.
इतकं मारू नका की ती बॅटरीच्या आतमध्ये पूर्ण तेल जाईल आणि नंतर मग आतमध्ये काय ते शॉर्ट सर्किट होईल. म्हणून मी WD-40 वापरायला ॲक्च्युअली मी रेकमेंड नाही करत, पण एमर्जन्सी असेल तर तुम्ही वापरू शकता. पण तेही असं वापरा की प्लग बॅटरीमध्ये टाकू नका. बॅटरीचा जो होल्डर आहे, वरचा जो प्लग आहे त्याच्यावर मध्ये मारा WD-40, प्लग लावा, परत काढा, परत थोडंसं मारा, परत लावा. म्हणजे ते फक्त तिथे लागलं पाहिजे, आतमध्ये बॅटरीच्या पोर्टला लागलं पाहिजे. आणि जितकं लवकरात लवकर होईल तुम्ही ते बॅटरी हे आपलं ब्रेक कट ऑफ स्विच आहे ते रिप्लेस करून घ्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बॅटरी पण स्वॅप करून घ्या. हे मी 2 तुम्हाला सजेशन देतो आहे, ठीक आहे. आणि बघूया, तरी पण या गोष्टीवर मी जरा काय ते व्हिडिओ बनवेन. मला ॲक्च्युली नव्हतं आलं, पण आता खूप जण प्रॉब्लेम येते तो बनवेन, ठीक है. शशिधर थोटेकर ने पूछा हुआ है, माय बाइक रिवॉल्ट R412 मॉडल, नो फ्यूज, प्लीज हेल्प टू स्टार्ट द पावर बटन नॉट टर्निंग ऑन. ओके, बापरा 3 महिने अगोदर विचारलं होतं ॲक्च्युली. शशिधर थोत्रे जी से वापस से यही कहूँगा मैं, आपका बाइक का प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आया, पर फिर भी आप एक काम कर लीजिए. सबसे पहली बात तो DC टू DC कन्वर्टर जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए गाड़ी से, और डिस्कनेक्ट करके रिमोट से गाड़ी को ऑन कर लीजिए और हल्का सा एक्सीलेटर दीजिए. लाइट कोई जलेगी नहीं, पर गाड़ी चालू होगी. अगर हो गई तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का DC टू DC कन्वर्टर ख़राब है. पर बाई चांस अगर आपने वो निकालने के बावजूद भी अगर आपकी गाड़ी ऑन नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर समझ लीजिए आपकी गाड़ी में कोई तो इशू हुआ है. फिर वो कहाँ कहाँ पे इशू हुआ होगा वो बात का मैं चाहिए तो आपको पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा. और एक्चुअली बना चुका हूँ मैं मेरे ख्याल से. तो आप गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे आपका करंट आ रहा है और कहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है. तो यही एक है सॉल्यूशन. आइसैक इंडियन ने लिखा हुआ है, सो माई बाइक जर्किंग आर नॉट गोइंग प्रॉपरली इन सेकेंड एंड थर्ड मोड. Mr. Isaac, that's not just your problem, but it's common problem with the Revolt. एक्चुअली रिवॉल्ट में जो है ये जर्किंग इशू सेकंड और थर्ड मोड में है. वो इसकी वजह से है कि क्या हुआ है, इन्होंने कंट्रोलर प्रोग्रामिंग प्रॉपरली किया नहीं है. उस वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग में एकदम हेवी टॉर्क दे देता है, ठीक है. और जैसे ही मतलब आपका अगर स्पीड जो है नॉर्मली बढ़ जाता है तो टॉर्क कम होते जा रहा है. नॉर्मली इलेक्ट्रिक बाइक्स में जब प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो फिर ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि इसमें क्लच ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि राइड एकदम जर्की हो जाएगी. क्योंकि स्टार्टिंग से डायरेक्ट टॉर्क मिल रहा है, प्योर टॉर्क मिलता है. इसलिए नॉर्मली ई बाइक जब भी प्रोग्रामिंग जब करते हैं, मतलब जब मैंने एक का प्रोग्रामिंग किया था पहले, तो तब मैंने मतलब ये बाइक रिवॉल्ट का नहीं किया था, ठीक है. तो एक का केली कंट्रोलर लाया था एक ने, तो मुझे नहीं पता कौन से बाइक का था, पर केली कंट्रोलर आया तो उसने बोला भाई मुझे ये प्रोग्रामिंग करना है, बट ठीक है चलो जो है देख लेते कैसा है. तो मैंने प्रोग्रामिंग किया था. तो उसमें जब मैं प्रोग्रामिंग करके मैं यूज़ किया था वो केली कंट्रोलर को, मेरे ओकिनावा प्रेस पर मैं ट्राई किया, तो तब मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली. तो पहली बात तो ये थी कि कभी भी टॉर्क जो है वो आपको 5 का 0 to 5 के जब स्पीड जब पकड़ती है तब तक आपको टॉर्क जो है वो मिनिमल पे रखना है. मतलब मिनिमल मतलब नॉट एकदम मिनिमल, वो आपको देखना पड़ेगा कितना टॉर्क मिलना चाहिए, उतना ही. उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पावर की ज़रूरत जो है एक्चुअली लगती है स्टार्टिंग में, पर उतनी ज़्यादा नहीं. क्योंकि स्लो मोशन में आपका अगर गाड़ी ने पिकअप लिया तो भी ठीक है. हाँ, इसमें मुझे पता है अभी एकदम मिनिमल भी रखेंगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्लाइंब जब करने जाओगे तो फिर थोड़ा इश्यूज़ होता है, ऐसा है. पर एक्चुअली ऐसा कुछ इशू नहीं होता, क्योंकि आपको अगर जब क्लाइंबिंग करना है तो आप अगर आपकी गाड़ी स्टिल है, बंद है गाड़ी, 0 के स्पीड पे है, और आपको अगर कहीं पे घाट पे अपने रोक के आपको आगे गाड़ी भगानी है तो आप कुछ नहीं, ज़्यादा एक्सीलरेटर दीजिए, आपकी गाड़ी ले लेगा वो पावर, ऐसा है. पर यही बात होती है कि
लोग जो है उनको पता नहीं है कैसे प्रोग्रामिंग करना है, तो इन्होंने प्रोग्राम प्रॉपरली किया नहीं है रिवॉल्ट वाले ने। उस वजह से यही इशू होता है कि गाड़ी जो है वो ज़ीरो के स्पीड पे जो है, ज़ीरो से नॉर्मली 5 to 8 के केम पिच तक पहुँचते पहुँचते एक्चुअली स्मूथ जो है टॉर्क मिलना चाहिए, वो न देते हुए इन्होंने फुल टॉर्क दिया हुआ है, जिस वजह से एंडिंग में टॉर्क की कमी हो जाती है। इसलिए गाड़ी जब नॉर्मली बहुत सारे जो यूज़र है वो बोलते हैं कि यार मेरी गाड़ी 78 पे ही भाग रही है, 80 तो कभी टच भी नहीं होती, कभी कुछ लोग बोलते हैं 85 तो टच मुश्किल से होती है, ऐसा है। या फिर थर्ड मोड पे जब आप 60 के अबाउ जब जाते हो तो ओवरटेकिंग में बहुत टाइम लेती है। तो ये रीज़न है, आप पहले टॉर्क यूज़ कर ले तो फिर टॉर्क आपको बचता नहीं है। और जबकि आप अगर ओकिनावा प्रेस या और कोई गाड़ी में जाओगे तो उसमें कंट्रोलर प्रोग्रामिंग में प्रॉपरली किया हुआ है, उस वजह से आपकी गाड़ी 100% 65 के स्पीड पे जाएगी ही। और इवन अगर आपको अगर लग रहा है कि ऐसा चाहे तो उसमें टर्बो मोड दिया हुआ था ओकिनावा प्रेस में, तो जैसे 55 की स्पीड पे अगर आपकी गाड़ी चल रही है थर्ड मोड पे और आपको अगर लगा कि भाई मुझे ओवरटेक करनी है, आपने झट से जो है ये बटन दबा दिया टर्बो, आपका 10 सेकंड के लिए 65 की स्पीड पे गाड़ी भागेगी। स्पीडोमीटर में 72 दिखाता था, पर वो 10 किलोमीटर का जो है एरर है, उस वजह से 60 अगर वो दिखा रहा है तो 65 का स्पीड पकड़ लीजिए और वो 71 या 72 दिखाता था, वैसी बात है। तो ये कॉमन बात थी, पर है वो ये बात मैं देखी कि उसमें बहुत स्मूथ टॉर्क है और एकदम ओकिनावा प्रेस जो है वो थर्ड मोड पे भी आप नॉन स्टॉप चलाओ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है। जबकि रिवॉल्ट में फिर आपको क्या होगा, थ्रोटल का आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। अभी मुझे एक्सपीरियंस आ चुका है, तो मैं थर्ड मोड में जब गाड़ी चलाता हूँ एकदम धीरे धीरे एक्सीलरेशन देता हूँ, जिस वजह से मेरी गाड़ी जर्किंग नहीं होती, ऐसा है। तो आपको सीखना पड़ेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो जर्किंगनेस अगर चली जाएगी तो आई एम श्योर कि रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि एम्पेयर जो है झटके में जितना एम्पेयर खींचा जाता है उतना एम्पेयर एंडिंग में अगर आप टॉर्क दोगे तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी मोशन में होती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में जितना कम टॉर्क दोगे एडवांटेज ये होगा आपकी बैटरी पे लोड उतना कम आएगा, ऐसा है। तो स्मूथली आप एक्सीलरेशन ले दीजिए गाड़ी को, ठीक है। और ट्राई कीजिए फर्स्ट मोड पे गाड़ी चलाने की फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद जब आपको लग रहा है कि आपको स्पीड ज़्यादा लें तब थर्ड मोड में डालिए, उस वजह से आपकी गाड़ी थोड़ी सी जर्की कम होगी, ऐसा है। और मे भी थोड़ा इम्प्रूव भी होगा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये बात है, इसके अलावा तो कुछ और इशू है नहीं। और साहिल गंगा जिरिया जी ने लिखा हुआ है, बैक मडगार कहाँ से लूँ, शोरूम वाले 1,500 का देते हैं। आपको बैक मडगार्ड अगर एक्स्ट्रा लेना है तो आप अमेज़ोन पे भी ट्राई कर सकते हैं, अमेज़ोन के ऊपर भी है और शोरूम वाले दे रहे तो ठीक है, मतलब जो भी है शोरूम वाले भी देते हैं, पर दोनों में मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया। तो आपकी चॉइस है जहाँ से आपको लेना है, पर अमेज़ोन पे आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, इतना है। तो आई थिंक देखिए, अगर अमेज़ोन पे सस्ता मिल रहा है तो आप अमेज़ोन से ले लीजिए, या फिर सर्विस सेंटर वाले है ही, वहाँ से ले लीजिए। अमित कामत जी ने लिखा है, भाई तू हिंदी में ही बात कर, इंग्लिश रही ने दे। ओके सॉरी, ओके सॉरी, ठीक है। अमित कामत जी सॉरी, मेरे इंग्लिश से आपको तकलीफ़ है तो, पर एक्चुअली क्या होता है देखिए, मुझे पता है कुछ लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर भी है और फ्रेंड्स भी है, तो वो बोलते हैं कि भाई तो इंग्लिश में मत बोला कर यार, लाइक क्यों हिंदी में बोला करना, क्योंकि मेजॉरिटी। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो है वो साउथ से हैं, और साउथ में जो प्रॉब्लम है वो हिंदी का प्रॉब्लम है। तो वो मुझे बोलते हैं कि हमें हिंदी समझ में नहीं आती, तो आप जो भी बोलते हो थोड़ा इंग्लिश बोलोगे तो हमें भी समझ में आएगी, हमें भी हेल्प होगी। तो उनके लिए फिर मैं इंग्लिश बोल देता हूँ। अब क्या करूँ, देखिए सबका सोचना पड़ता है, ऐसा है। तो क्या करूँ, कोई ठीक है, फिर भी कोशिश करूँगा। तो एक आइडिया करते हैं, जिन लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में जवाब दूँ, तो आप हिंदी में सवाल पूछा कीजिए। अगर आप जिस लैंग्वेज में आप मुझे सवाल पूछोगे उस लैंग्वेज में मैं आपको जवाब दूंगा। चाहिए तो ऐसा करना है तो बोल दीजिए, मैं वैसा शुरुआत कर देता फिर।
प्रवीण कुमार दास जी ने डायरेक्टली पूछा हुआ है बैटरी प्राइस। भाई मैं बैटरी बेचता नहीं पर हाँ ठीक है, 45,000 नहीं है बैटरी प्राइस। बैटरी की कीमत 60,000 के आसपास है रिवॉल्ट की। ठीक है, 45,000 नहीं है। रिवॉल्ट जो RV400 की है वो 60,000 के आसपास बैटरी की प्राइस है, जो कि आप जो है नॉर्मली ये मत सोचिए कि ख़राब हो गई तो क्या है। तो बैटरी पूरी ख़राब नहीं होती, उसमें कुछ सेल्स ख़राब हो जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप मेंटेनेंस करने जाओगे बैटरी का इन फ्यूचर आफ्टर 5 ईयर्स, तो आपको मेरे ख्याल से खर्चा आएगा करीब 5,000 का आ सकता है। तो डोंट वरी, तब तक कोई ना कोई सॉल्यूशन और मिल जाएगा। अल्टरनेटिव बेल्ट फॉर रिवॉल्ट, गिव मी द लिंक। आई थिंक मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो फ़िलहाल तो इतना ही है। एक्चुअली वीडियो बनानी है, पर मैं जैसे कहा कि मेरे शेड्यूल में ज़रा सा टाइट शेड्यूल चल रहा है और मैं फ़िलहाल यहाँ पे था भी नहीं। कुछ वक्त से ज़रा घूम रहा हूँ। हाँ, और फिर से आई थिंक सो नहीं, आई थिंक सो नहीं, मैं जा ही रहा हूँ। जनवरी में जम्मू जाने का प्लान है। तो कोई अगर रिवॉल्ट यूज़र है जम्मू में जो मिलना चाहता है मुझसे, तो या ओके दे कैन मीट मी। मेरा जो नंबर जो है या फिर मैं मेल, मेरा कांटेक्ट जो है वो मैं जम्मू जाने से पहले मैं दे दूँगा। ऐसा है तो मेल कर लीजिए, मैं आपको ज़रूर मेरा नंबर दे दूँगा और मिल लूँगा। पर मुझे नहीं लग रहा है जम्मू में कोई होगा, क्योंकि जम्मू में रिवॉल्ट का शोरूम नहीं है शायद से। एक्चुअली मैं चाहता था रिवॉल्ट लेके जाना जम्मू कश्मीर, पर प्रॉब्लम ये है डर लगता है मतलब ऐसा नहीं कि बाइक पे भरोसा नहीं है, पर फिर भी लाइक थोड़ा सा ये है, क्योंकि मैं अब तक पुणे तक ही गाड़ी ले जा पाया हूँ, उसके आगे नहीं। पर अगर ग्रुप होगा तो आई डोंट माइंड गोइंग फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। तो अगर कोई मुंबई से या नवी मुंबई से कोई है जो चाहता है कि ट्रिप वगैरह निकालूँ या फिर कहीं जाए हम, तो या डू कॉन्टेक्ट मी, मेल मी। मेरा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। वो सिर्फ रिवॉल्ट से लिमिटेड नहीं है, उसमें चेतक वाले भी हैं, ओकिनावा वाला भी है, और उसमें ओला वाला भी है, और शायद बहुत जल्द टॉर्क वाला भी आएगा। तो ठीक है, लेट्स सी। एक एथर वाला भी है। तो कोशिश करता हूँ मैं मेरा ग्रुप जो है एक्सपेंड करने का। पर प्रॉब्लम ये है कि अब तक कोई चालू नहीं हुआ, मतलब ऐसे कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि जो लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे जाने के लिए हो। तो लेट्स सी कि हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। कुछ मिलेगा अगर टॉपिक तो ज़रूर मैं वीडियो बना लूँगा। फ़िलहाल टेल लाइट का बना दूँगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके चलिए, तो तब तक के लिए ड्राइव सेफ, और इसी तरह आपका प्यार बांटते रहिए। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, खुशी हो रही है, और कुछ नहीं है, बस जस्ट उतना ही है, और कोई ये नहीं है, होप कुछ भी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली बढ़ते रहे, और नॉइज़ पॉल्यूशन जितना कम हो उतना अच्छा है। अरे ये गाड़ियों का बुलेट वगैरह का या रॉयल एनफील्ड का शोर करने से अच्छा आप म्यूज़िक बजाओ यार, दैट्स गुड। ऐसा है, संगीत बनाओ, वो अच्छा है। ये नॉइज़ आप बंद कर दीजिए और पॉल्यूशन बंद कर लीजिए। देखिए मुझे भी खांसी हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनको खांसी होती है, सर्दी का हो रहा है। तो प्लीज़ लेट्स मेक अर्थ ग्रीनर, ठीक है। तो आई होप कि मेरी वजह से आपका थोड़ी बहुत तो हेल्प हो रही है, पर मैं पूरी तरह से कोशिश करता रहूँगा कि आपकी हेल्प करते रहूँ, ठीक है। चलिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ, ऑलवेज वेयर द हेलमेट एंड ड्राइव सेफ।